बाय बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट 4। इस चैप्टर में अगला जो टॉपिक है वो है इनपुट एंड आउटपुट टैक्स क्रेडिट। मैं डॉक्टर शकीब अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, एमजीवी आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी, इस प्रेजेंटेशन में आपको वेलकम कहता हूँ। इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी, ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें सबसे पहले इनपुट जीएसटी क्या है ये हम देखेंगे। तो इनपुट जीएसटी देखने से पहले हम इनपुट टैक्स के बारे में देखते हैं कि इनपुट टैक्स क्या है। नॉर्मली जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो जो गुड्स के परचेज पर हम जीएसटी पे करते हैं वो इनपुट टैक्स है, और ये मेनली हम पे करते हैं। तो दो बातें हैं, एक तो परचेस ऑफ गुड्स है जिस पर ये चार्ज होता है, और हम पे करते हैं इसको। तो जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम परचेसेस अकाउंट को डेबिट करते हैं। इसी तरह से हम इस इनपुट टैक्स को, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इस तरह से ये अकाउंट्स होते हैं जिसको हम डेबिट करते हैं। आउटपुट टैक्स जो है, ये जो जीएसटी है, ये जो टैक्स है, ये चार्ज होता है सेल ऑफ गुड्स पर। जब हम गुड्स बेचते हैं तो हम कलेक्ट करते हैं इस जीएसटी को, तो ये जीएसटी जो है सेल ऑफ गुड्स पर रिसीव होता है। तो इनपुट जीएसटी हम परचेसेस पर पे करते हैं, जबकि सेल पर ये जीएसटी हमें रिसीव होता है। नॉर्मली हम सेल्स को क्रेडिट करते हैं और इस जीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, व्हाटएवर भी, उसको हम क्रेडिट करते हैं। इस तरह से ये इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स का कॉन्सेप्ट है। तो इनपुट टैक्स जो है वो परचेसेस पर हम पे करते हैं, जबकि आउटपुट टैक्स जो है हम सेल्स पर हमें वो रिसीव होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? आईटीसी। तो अगर इजी वर्ड्स में इसको बताया जाए तो आईटीसी बेसिकली कुछ नहीं है, जो ये डिफरेंस है, जो टैक्स हमने ऑलरेडी पे किया है और जो टैक्स हमने कलेक्ट किया हुआ है, इसका डिफरेंस है आईटीसी। ये जो टैक्स की चेन चलती है, आईटीसी चेन, जो जीएसटी की जो चेन है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरह से कैलकुलेट होता है, कैसे हम वो क्लेम करते हैं, कैसे हम उसको चार्ज करते हैं, उसके लिए एक सिंपल सा प्रेजेंटेशन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। इसमें मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि भाई वो किस तरह से चार्ज होता है और कैसे वो गवर्नमेंट तक पहुँचता है। तो इस एग्जांपल में यहाँ पर एक कस्टमर है। इस कस्टमर ने 400 रुपये का एक पेन ड्राइव परचेज किया अपने रिटेलर से। ये जो 400 रुपये का रिटेलर ने कस्टमर को पेन ड्राइव बेचा है, रिटेलर ने इस पेन ड्राइव को परचेज किया है अपने होलसेलर से 300 रुपये में। तो यहाँ पर अभी इस चेन में सिर्फ मैंने होलसेलर और रिटेलर लिया हुआ है। ये चेन आगे कंटिन्यू हो जाएगी, वो मैन्युफैक्चरर हो सकता है, फिर मैन्युफैक्चरर फर्दर गुड्स परचेज कर सकता है एंड सो ऑन। बट यहाँ पर अभी हमने ये जो चेन यहाँ पर हमने ली हुई है, इसमें कस्टमर, रिटेलर एंड होलसेलर के बारे में हम बात करेंगे। अब ये अगर एज्यूम करते हैं कि रेट ऑफ जीएसटी 12% है, तो 12% रेट ऑफ जीएसटी 400 रुपीज़ का 12% विल बी, ये जो है 48 रुपीज़ हो जाएगा। तो 400 रुपीज़ का 48 विल बी जो है जीएसटी हो जाएगा। 400 रुपये का अगर 12% कैलकुलेट किया जाए तो वो 48 रुपीज़ होता है। नाउ ये जो 48 रुपीज़ है ये कस्टमर पे करेगा रिटेलर को। तो ये कस्टमर से रिटेलर के पास आया, मीन्स रिटेलर ने अगर माल बेचा है तो उसने इस टैक्स को कलेक्ट किया हुआ है। तो ये जो 48 रुपीज़ है रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स है। नाउ रिटेलर ने ये किया कि रिटेलर ने भी टैक्स पे किया होलसेलर को, क्योंकि रिटेलर ने माल ख़रीदा है 300 रुपये का होलसेलर से। तो रिटेलर ने 12% के हिसाब से, अगर 300 का 12% हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बी 36। तो रिटेलर ने पे किया हुआ है 36 रुपीज़ होलसेलर को। नाउ अब रिटेलर जो है, ये एक मेन हमारे पास जो एग्जांपल में जो हमें समझना है वो रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। तो रिटेलर ने यहाँ पर कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया है 48, जबकि रिटेलर ने टैक्स पे किया है 36। इसका जो डिफरेंस है, तो यहाँ पर रिटेलर ने 48 कलेक्ट किया और 36 पे किया, तो उसका आउटपुट जो है वो 48 है और इनपुट टैक्स जो है वो 36 है। इसका डिफरेंस जो है ₹12, वो गवर्नमेंट को वो पे करता है। तो ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को जो अमाउंट रिसीव होगा रिटेलर से वो 12 रुपीज़ मिलेगा।
नो डाउट कस्टमर ने 48 पे किया और गवर्नमेंट तक वो 48 जाएगा, बट वो किस तरह से जाएगा यही हमें देखना है। अब यहाँ पर रिटेलर ने पे किया था 36 रुपीज़ होलसेलर को। ये 36 आगे अगर मैं चेन को कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ तो ये 36 जो होलसेलर ने कलेक्ट किया हुआ है ये उसका आउटपुट है और ये उसको पे करना है यहाँ पर 36 रुपीज़ गवर्नमेंट को। तो होलसेलर 36 रुपीज़ पे करेगा गवर्नमेंट को। तो ये 36 होलसेलर का और 12 रुपीज़ रिटेलर का, इस तरह से गवर्नमेंट के पास टोटल 48 अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा उसको, जिसमें CGST और SGST जो है गवर्नमेंट के पास जो कलेक्ट होगा वो हाफ हाफ होगा, मीन्स 24 ये गवर्नमेंट के पास वो CGST और SGST कलेक्ट होगा। सो ये 24 CGST एंड SGST ये गवर्नमेंट के पास अमाउंट उसका अवेलेबल है। ना एक टेबल बनाते हैं और इस टेबल में हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह से ये गवर्नमेंट तक पहुंचा और किसने कितना पे किया, कितना इनपुट है, कितना आउटपुट है। तो यहाँ पर रिटेलर के लिए आउटपुट था 48 जो उसने कलेक्ट किया था कस्टमर से, उसने पे किया 36, तो इसका डिफरेंस उसने पे किया है 12 रुपीज़, ये गवर्नमेंट तक गया। ये जो इनपुट टैक्स है दैट विल बी नथिंग बट दैट विल बी इक्वल टू ITC। तो जो क्लेम वो करेगा मेनली उसने जो उसको जो बेनिफिट हुआ है जो उसने ऑलरेडी पे किया हुआ था रिटेलर ने 36, ये उसका तो इनपुट टैक्स जो होता है दैट विल बी इक्वल टू ITC। तो वो जो क्लेम कर रहा है 36, नो डाउट उसने 48 कलेक्ट किया हुआ है, बट अगर 36 रुपीज़ उसने पे किया हुआ है अपने इनपुट टैक्स का रिटेलर ने, तो 12 रुपीज़ वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पे करेगा। होलसेलर के लिए इनपुट नहीं है, तो ये जो 36 है ये पूरा पूरा गवर्नमेंट का पेबल हो गया होलसेलर के लिए। तो होलसेलर ने 36 रुपीज़ गवर्नमेंट को पे किया। इस तरह से 48 रुपीज़ का टोटल पेमेंट गवर्नमेंट को हुआ है, जिसमें से अब अगर 48 को हाफ करते हैं तो CGST विल बी 24 एंड SGST विल बी 24। इस तरह से ये यहाँ पर वो कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये जो चेन थी यहाँ पर, ये बात रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटेलर की जो एग्जांपल है वो इम्पोर्टेंट थी कि उसमें वहाँ पर उसने दोनों टैक्सेस उसके पास थे, आउटपुट भी था और इनपुट भी था। तो जो टैक्स वो हम कलेक्ट करते हैं, रिटेलर जो टैक्स कलेक्ट करता है वो उसके लिए आउटपुट टैक्स है, और जो टैक्स वो पे करता है उसके लिए वो इनपुट टैक्स है, और इसका डिफरेंस जो है वो गवर्नमेंट को पे करता है। ITC क्लेम करने के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें रजिस्टर पर्सन होना चाहिए जो भी ये क्लेम करेगा। जैसे अभी रिटेलर के बारे में बात की तो रिटेलर रजिस्टर पर्सन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसा है आगे आने वाले टॉपिक में हम देखने वाले हैं। क्रेडिट इज अलाउड फॉर इनपुट सप्लाई विच आर यूज फॉर हिज बिजनेस। तो ये जो भी ITC वो क्लेम कर रहा है वो बिजनेस के लिए होना चाहिए, उसका पर्सनल नहीं होना चाहिए, बिजनेस के लिए वो होना चाहिए। सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज पर रूल्स। तो एक्ट में काफ़ी उसमें रिस्ट्रिक्शंस है, काफ़ी चीज़ें हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। मैनर ऑफ क्रेडिट इज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन 49। तो एक्ट के सेक्शन 49 में ये किस तरह से क्रेडिट वो क्लेम करेगा ये अवेलेबल है। इनवॉइस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इनवॉइस, डेबिट नोट और अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स उसके पास होने चाहिए, तभी वो क्लेम कर सकता है। अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में, अगला ही टॉपिक है हमारा कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए ITC क्लेम करने के लिए। टैक्स ऑन सप्लाईज पेड बाय सप्लायर। तो टैक्स ऑन सप्लाई जो है वो सप्लायर पे करता है यहाँ पर। रिटर्न टू बी फर्निश्ड, तो गवर्नमेंट को एक रिटर्न के थ्रू वो जो प्रोसेस है आगे हम देखने वाले हैं किस तरह से वो गवर्नमेंट तक ये पैसा जाता है। अगला टॉपिक हमारा वही है, तो हम इसी पार्ट में अभी वो स्टडी करेंगे कि गवर्नमेंट तक ये रिटर्न किस तरह से फाइल किया जाता है, किस तरह से ये अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचता है। ही हैज़ रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, वो इन्वॉइस तो जनरेट होना ही चाहिए, साथ में उसको रिसीव होना चाहिए, फिजिकल कंडीशन में वो गुड्स उसके पास आना चाहिए। ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए, उसमें सबसे पहला है इनवॉइस, माल का बिल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और सर्विसेज का। इनवॉइस इशूड बाय अस अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑफ सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो अगर हम ITC मुझे क्लेम करना है तो ITC में अगर मान लो कि भाई जो जिसको मैंने टैक्स पे किया हुआ है अगर उसने वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो फिर टैक्स की लायबिलिटी जो है वो जो पेयर है उस तक जाएगी, तो रिवर्स पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर है यहाँ पर
वो इन्वॉइस होना चाहिए, वो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर इंस्टेड ऑफ, अगर इन्वॉइस ना हो तो डेबिट नोट भी हमारे पास होना चाहिए। अगर रिटर्न ऑफ गुड्स में जनरली ये डेबिट नोट का यूज़ होता है, तो डेबिट नोट हमारे पास होना चाहिए। बिल ऑफ एंट्री और एनी सिमिलर डॉक्यूमेंट फॉर असेसमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, दैट इज़ IGST के लिए ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास होना चाहिए। और इम्पोर्ट्स के लिए हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स होने चाहिए। यहाँ पर जो टैक्स हम गवर्नमेंट तक पे करते हैं, या ट्रेडर जो गवर्नमेंट तक टैक्स पे करता है, उसका प्रोसेस क्या है? तो प्रोसीजर में एक ई लेजर, इलेक्ट्रॉनिकली ये पेमेंट गवर्नमेंट तक जाता है। तो ये जो ई लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये गवर्नमेंट तक पैसा जाता है। तो ये ई लेजर जो है बेसिकली एक बैंक पासबुक की तरह है, जो GST पासबुक आप उसको कह सकते हो। और ये जो ये ई लेजर जो है, ये GST पोर्टल्स पर अवेलेबल होते हैं। जो GST की साइट है वहाँ पर ये ई लेजर्स हमारे अवेलेबल होते हैं। एक अकाउंट जैसा हम GST पोर्टल पर ओपन करते हैं और वहाँ पर उसमें टैक्स पेमेंट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं। ई लेजर जो है वो कंटेन करते हैं दो चीज़ें: अमाउंट ऑफ GST डिपॉजिटेड इन कैश टू गवर्नमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो दो इंपॉर्टेंट लेजर्स मेनली है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, जिसमें हम जो भी अमाउंट गवर्नमेंट तक डिपॉजिट करते हैं, जस्ट लाइक ए बैंक अकाउंट हम इसको ऑपरेट करते हैं। तो जो भी अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू हम डिपॉजिट करते हैं। और दूसरा जो है बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, दैट इज़ ITC, इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है ये मेन लेजर है, जिसमें जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट किया जाता है। जो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स हम पे करते हैं और कलेक्ट करते हैं, वो मेनली इस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हम मेंटेन करते हैं। और उसका डिफरेंस जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू उसको पे करते हैं गवर्नमेंट को। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या है? इट इज़ लाइक एन ई वॉलेट। तो बेसिकली ये एक तरह का अकाउंट ही है, एक बैंक अकाउंट है, इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किया हुआ। और जो भी GST हम पे करते हैं वो इसी के थ्रू पे करते हैं, और वो इसमें रिफ्लेक्ट होता है जो हम इलेक्ट्रॉनिक मोड से इसको पे करते हैं GST को। आफ्टर डिडक्शन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, एनी बैलेंस टैक्स लाइबिलिटी हैज़ टू बी पेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो जो भी हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि भाई इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बेसिकली इनपुट आउटपुट का जो है वो डिफरेंस है। तो ऑल एलिजिबल इनपुट टैक्स इज क्लेम बाय रजिस्टर्ड डीलर इन द GST रिटर्न। GSTR2 और GSTR3B, ये दो मेन रिटर्न्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली हम फिल करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वहाँ पर वो दिखता है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। तो कैश लेजर तो पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए यूज़ करते हैं, बट क्रेडिट लेजर में मेनली वो डिफरेंस हम देख सकते हैं कि कितना हमने पे किया और कितना हमने क्लेम किया हुआ है, और उसका डिफरेंस जो है वो कैश लेजर के थ्रू पे करते हैं। दिस मीन दैट बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फी। इंटरेस्ट एंड पेनल्टी कैन बी पेड ओनली थ्रू एक्चुअल कैश पेमेंट। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू हम जो पेमेंट करते हैं, क्रेडिट लेजर में से हम इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह जो है, फीस जो है वो नहीं पे कर सकते। वो हमें एक्चुअली कैश ही पे करनी है। सिर्फ टैक्स जो है वो हम इस सिस्टम के थ्रू पे कर सकते हैं। तो आई होप आज का ये जो प्रेजेंटेशन था, इस प्रेजेंटेशन में मैंने क्लियर करने की कोशिश की कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, और वो GST चेन मेनली मैंने आज यहाँ पर बताई। साथ में मैंने ये भी बताया कि जो क्लेम हम करते हैं टैक्स का, वो किस तरह से होता है, क्या प्रोसेस है, गवर्नमेंट तक वो किस तरह से पहुँचता है। तो आई होप आज का ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।